हर गिरना अंत नहीं होता, हर गिरना अंत नहीं होता, वो तो बस नई शुरुआत का संकेत होता है। तो इसी के साथ आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानने का प्रयास करेंगे वैदिक कालीन सामाजिक दशा। वैदिक कालीन की दो परिस्थितियों के रूप में तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम जानेंगे कि ऋण वैदिक काल में समाज की स्थिति कैसी है और उत्तर वैदिक काल में समाज की स्थिति कैसी है। तो आइए चलिए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तुलनात्मक बिंदु में समाज का स्वरूप। समाज का स्वरूप कैसा है ऋण वैदिक काल में? तो ऋण वैदिक काल में समाज का स्वरूप जो है पितृसत्तात्मक और संयुक्त प्रणाली है। पितृसत्तात्मक का तात्पर्य होता है कि पिता की सत्ता, यानी कि कोई भी निर्णय होता है वो अपने परिवार का सदस्य जो मुखिया होता है वो पुरुष प्रधान होता है, और वही जो एक बार निर्णय ले लेता है उसी को पितृसत्तात्मक प्रणाली के द्वारा देखा जा सकता है। फिर वहीं उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखते हैं समाज का स्वरूप कैसा है, तो वो निरंतरता चलती रहती है और निरंतर, यानी कि जो अ, सामाजिक स्वरूप ऋण वैदिक काल में है वही सामाजिक स्वरूप उत्तर वैदिक काल में भी हमको देखने को मिलती है। फिर अगला जो हमारा तुलनात्मक पॉइंट है वो है वर्ण व्यवस्था। आखिर वर्ण व्यवस्था ऋण वैदिक काल के समय में किस तरीके से देखा जा सकता है समाज के स्तर पे? तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं चतुर्वर्ण व्यवस्था। अब ये चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या होता है? तो चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या होता है कि सबसे उच्च वर्ण को हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, उससे नीचे वर्ण को क्षत्रिय बोलते हैं, और उसके बाद वैश्य, और अंतिम में आते हैं शूद्र। ये क्या है? चतुर्वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था कैसा था ऋण वैदिक काल में? तो कर्म प्रधान था, यानी कि जो व्यक्ति कर्म करके, अगर कोई व्यक्ति शूद्र है, वो अच्छा काम, अच्छा नॉलेज, अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वो ब्राह्मण आगे चलकर बन सकता था। तो उस व्यवस्था को हम लोग कर्म व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। फिर आगे देखते हैं जो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो वो क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। यानी कि वो चतुर्वर्ण व्यवस्था तो बनी की बनी है, यानी कि चतुर्वर्ण व्यवस्था अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को लेते हैं तो वो बनी की बनी हुई है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो कुछ परिवर्तन क्या हो जाता है कि ऋण वैदिक काल में अगर देखें तो वो कर्म प्रधान था, वहीं अगर हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो वो जन्म प्रधान हो जाता है। यानी कि जन्म के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति जन्म के, अगर हम उदाहरण के तौर से समझना चाहें, तो उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें जन्म के आधार पे कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण हो गया है तो वो हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा, वो कभी भी अशूद्र नहीं हो सकता। या कोई वैश्य के घर में जन्म ले लिया है तो वो वैसे ही रहेगा, आगे चलकर वो क्षत्रिय या ब्राह्मण के रूप में नहीं बढ़ सकता है और उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। इस स्थिति को हम लोग जन्म आधारित देखते हैं। फिर अगला जो हम लोग का तुलनात्मक पॉइंट है वो है महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो ऋण वैदिक काल में क्या था? उत्कृष्ट थी, यानी कि अच्छी थी। उन लोगों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी ऋण वैदिक काल में। तो क्या क्या व्यवस्थाएं थी? तो समानता का अधिकार था, यानी कि ऋण वैदिक काल में महिलाओं को समान रूप से अधिकार था, वो समानता के अधिकार को फॉलो करती थी। फिर क्या था? उपनयन संस्कार था, उनको शिक्षा दीक्षा की अधिकार थी, यानी कि वो शिक्षा भी पा सकती थी ऋण वैदिक काल में। फिर वहीं आगे देखते हैं क्या था कि बाल विवाह नहीं हो रहा था, यानी कि ऋण वैदिक काल में छोटे बच्चों की शादी वगैरह नहीं हुआ करती थी। वहीं ऋण वैदिक काल में अगली देखते हैं उत्कृष्ट व्यवस्था में, तो सभा और समिति में, यानी कि सभा और समिति जो होती थी उसमें महिलाओं की भागीदारी होती थी, वो अपने पति के साथ उसमें भागीदारी ले लिया करती थी और जाकर उस चीज को समझती थी। फिर आगे हम लोग देखते हैं महिलाओं की स्थिति में उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई कि परिवर्तन हो गई, यानी कि जो जो चीजें थी अब वो परिवर्तित हो जा रही हैं उत्तर वैदिक काल में। अब क्या होगा कि निरंतर पतनशील स्थिति हो जाएगी, निरंतर रूप से अब उनकी स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। तो फर्स्ट में देखते हैं उपनयन संस्कार, यानी कि उपनयन संस्कार जो है उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो जा रहा है।
फिर बाल विवाह शुरू हो गया, यानी कि बच्चों की शादी शुरू हो गई। फिर बहु विवाह जो प्रथा थी वो भी शुरू हो गई। फिर उसके बाद जो सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी हुआ करती थी, अपने हस्बैंड के साथ जाकर वो भागीदारी लेते थे, उसमें क्या हो गया, वो भी उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई। तो यहाँ देखेंगे कि जो महिलाओं की स्थिति है वो ऋण वैदिक काल से जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो स्थिति पूरी तरीके से खराब हो जाती है। फिर आगे देखते हैं मुद्रा, यानी कि शूद्रों की दशा, यानी कि शूद्रों की क्या स्थिति थी ऋण वैदिक काल में। तो क्या हो रहा है कि ऋण वैदिक काल में शूद्रों की दशा जो थी बहुत बढ़िया थी। अब किस किस संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा था, क्योंकि वो जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म प्रधान था। अब कर्म प्रधान होने से क्या फायदा है शूद्रों को, तो शूद्र चूंकि निचले वर्ण पे आता है, वर्ण में निचले क्रम में आता है। और जो ऋण वैदिक काल की स्थिति थी वो ये थी कि वर्ण व्यवस्था था। अगर आप कर्म प्रधान था, यानी कि अगर आप बढ़िया करते हो तो शूद्र से आप वैश्य बन सकते हो, ठीक है। और वैश्य से क्या होता है कि आप ऊपर की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आप जा सकते थे। तो ये कुल मिलाकर ऋण वैदिक काल में शूद्रों की दशा अच्छी थी। और फिर आगे देखते हैं कि वही शूद्र अगर उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो उनकी व्यवस्था क्या हो रही है कि परिवर्तनशील हो रही है और वो पतनशील हो रही है। अब किस स्तर पे हम देखेंगे कि पतनशील हो रही है, तो जो वर्ण व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल में क्या हो जा रहा है कि जन्म प्रधान हो रहा है, कि जन्म के आधारित हो जा रहा है, कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र वर्ण में जन्म ले लिया है तो वो कितना भी मेहनत कर ले वो वैश्य के क्रम में नहीं जाएगा, क्षत्रिय के क्रम में वर्ण में नहीं पहुंचेगा। तो ये कुल मिलाकर जो उत्तर वैदिक काल था तो उसमें शूद्रों की दशा अच्छी नहीं देखी जा सकती है। फिर तुलनात्मक पॉइंट में हम लोग अगला पॉइंट को देखेंगे तो वो आती है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में हम देखेंगे कि समाज की दशा कैसी है ऋण वैदिक काल में। तो देखेंगे श्रवण परंपरा, ऋण वैदिक काल में श्रवण परंपरा थी। अब श्रवण परंपरा का क्या मतलब होता है, यानी कि सुनने की परंपरा, सुन के आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सुन के यानी कि कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है तो उसको आप सुन सकते हैं और सुन के शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि इस माध्यम के द्वारा मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इस चीज को जो आप सुन के प्राप्त करेंगे तो इस चीज को श्रवण परंपरा के अंतर्गत जानते हैं। फिर आगे देखते हैं कि ऋण वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी हो जा रही है। तो वो क्या हो जा रही है कि निरंतर रूप से चलती जा रही है, कि शिक्षा के रूप में जो उत्तर वैदिक का समय है वो ऋण वैदिक काल की तरह ही, यानी कि श्रवण परंपरा के द्वारा ही आगे बढ़ रही है और समाज का स्वरूप श्रवण परंपरा द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। फिर अगला पॉइंट को हम देखते हैं मनोरंजन का साधन। तुलनात्मक पॉइंट है मनोरंजन का साधन। अब हम देखेंगे कि ऋण वैदिक काल में लोग अपने मनोरंजन के लिए कौन कौन से साधन का उपयोग करते हैं। तो साधन के रूप में हम देखते हैं कि शिकार खेलते थे, यानी कि वो शिकार पे जाते थे, जानवरों का शिकार करते थे। फिर वही क्या करते थे, मल्ल युद्ध करते थे। मल्ल युद्ध यानी कि पशु पक्षियों का युद्ध करवाते थे और उसे एंजॉय करते थे और खुशी, अपने आप को खुश और मनोरंजन एंजॉयमेंट किया करते थे मल्ल युद्ध करके। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो क्या था मनोरंजन के साधन में, तो पासे का खेलना, यानी कि पासे की जो खेल होती है, यानी कि महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा कि जो शकुनी मामा थे वो पासे खेलकर बताया करते थे कि ये दिन अच्छा है, ये समय आपके लिए उचित है। वैसे ही जो वैदिक काल के लोग थे वो पासे को खेल रहे थे। फिर आगे देखते हैं रथ दौड़, यानी कि रथ दौड़ की प्रक्रिया के द्वारा भी वैदिक काल के लोग अपने आप को एंजॉयमेंट करते थे, यानी कि मनोरंजन करते थे। फिर वहीं आते हैं घोड़े की दौड़ में भी वो अपने आप को मनोरंजन किया करते थे। फिर यही प्रक्रिया अगर हम देखते हैं मनोरंजन के साधन के रूप में तो उत्तर वैदिक काल में निरंतर है, यानी कि निरंतर रूप से ये सारी प्रक्रियाएं उत्तर वैदिक काल में भी चली आ रही हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऋण वैदिक काल की जो व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, अच्छी है और उत्तर वैदिक काल में समाज की व्यवस्था कुछ हद तक नीचे चली जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगती है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।